नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे घोसी की अग्नि परीक्षा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा का उपचुनाव राजनीतिक दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण अखिलेश यादव की पार्टी सपा के लिए, क्योंकि घोसी विधानसभा उपचुनाव सपा की बदली हुई रणनीति की अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जाएगा। वो इसलिए क्योंकि सपा ने अपनी पार्टी के जन्म से लेकर अब तक चली आ रही रणनीति में बदलाव किया है और अब पार्टी का नया समीकरण है पीडीए, यानी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक। दावा किया जा रहा है कि पीडीए उपचुनाव में एनडीए को हरा देगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, ये सपा भी जानती है। इस सीट पर राजभर मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। पिछली बार सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सपा के साथ थे, इस बार वो भाजपा के पाले में आ चुके हैं। दारा सिंह चौहान, जिनका पाला बदलने की वजह से उपचुनाव हो रहे हैं और अब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। दारा नौनिया जाति से आते हैं और इस नौनिया जाति के मतदाता यहाँ निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं। ऐसे में जो वोट बीजेपी में शिफ्ट हुआ, उसकी पूर्ति करने के लिए सपा ने अपनी रणनीति को एमवाई की जगह पीडीए किया है। इसके साथ ही यादवों वाली पार्टी की छवि से भी अब अखिलेश निकलना चाहते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में यादवों की पार्टी वाली छवि के चलते सपा ने नुकसान उठाया था। साफ है, घोसी में सपा के पीडीए की अग्नि परीक्षा भी होगी। वहीं पीडीए फिलॉसफी सपा को कितना सूट कर रही है, यह भी इस चुनाव के बाद स्पष्ट हो जाएगा। तो करेंगे इसी पर चर्चा, उससे पहले कुछ रिएक्शन वो सुन लीजिए। घोसी उपचुनाव में घोसी की सम्मानित जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करेगी, क्योंकि आज जो प्रदेश का नेतृत्व है आदरणीय योगी जी और जो केंद्र में देश का नेतृत्व करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, दोनों ही सरकारें जनता जनार्दन की खुशहाली और समृद्धि के लिए काम कर रही हैं और जनता जनार्दन के सरोकारों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन दोनों समर्पित होकर के काम करता है और जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। इसलिए मैं इस भरोसे के साथ कह सकता हूं कि घोसी की सम्मानित जनता जब 5 सितंबर को चुनाव होंगे तो वह भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत समर्थन देने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी की विजय को सुनिश्चित करेगी। देखिए, घोसी विधानसभा का जो चुनाव है ये निश्चित तौर पे बहुत निर्णायक चुनाव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी से अपनी हार मान गई है और चुनाव को सत्ता का दुरुपयोग करके, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। चुनाव आयोग को चाहिए कि संज्ञान ले। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के नामांकन में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की गई, ये बहुत ही निंदनीय है। और पूरी की पूरी सरकार जब घोसी उपचुनाव में नामांकन कराने गई तो इसने एक वहां सभा का आयोजन किया, लेकिन जनता ने उस सभा को पूरी तरीके से नकार दिया, जिसके सारे फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे वायरल है, जिसपे यूपी के डिप्टी सीएम तक जब भाषण दे रहे हैं तो जनता नदारद है। डी इतना बड़ा बना दिया गया कि जनता की कमी को छुपाई जा सके, लेकिन सच्चाई छुपती नहीं। जनता घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को वोट देने का मन बना चुकी है। मुझे पूरा यकीन है कि घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बहुत भारी मतों से विजय होंगे और ये जो दल बदलू किस्म के नेता हैं, ये जो जनता के साथ साथ समाज को, अपने वर्ग को धोखा देने की कोशिश करते हैं, इनकी भी निश्चित तौर पे हार सुनिश्चित है। तो घोसी के चुनाव में पीडीए किस तरह से काम करेगा, या अगर पीडीए यानी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक जिस फैक्टर को अब सपा लेकर चल रही है, ये कितना चमत्कार दिखा पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, तमाम मेहमानों का मैं परिचय कराऊंगी। इससे पहले प्रभात त्रिपाठी जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं और पीडीए ये फॉर्मूला अखिलेश के लिए कितना कामगर साबित होगा, और साथ ही ये भी सर कि एमवाई से शिफ्ट हुई सपा पीडीए की पॉलिसी पर ये फिलॉसफी कितना सपा को सूट करने वाली है। खासतौर पर घोसी विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो इस उपचुनाव में क्योंकि बीएसपी नहीं आ रही है और यहाँ न केवल सपा को अपना करिश्मा दिखाना होगा, बल्कि इंडिया जो विपक्षी गठबंधन है उसका भी कितना कद है, यहाँ भी इस पर स्थितियां साफ होंगी। सर, आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए पारुल जी, उत्तर प्रदेश का घोसी उपचुनाव जो है वो कई मायनों में एक
राजनीतिक संकेत देने के लिए काफी है। जी। वैसे तो उपचुनाव सत्ताधारी पार्टी का होता है, लेकिन सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा राजभर और अखिलेश की है। राजभर की मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, वो योगी जी ने टाल दिया। और जिस तरीके से राजभर 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ थे और यही दारा सिंह चौहान भारी मतों से जीते थे, लेकिन अब स्थितियां बदली हुई हैं और पूर्वांचल में जिस तरीके से ये घोषित सीट है या और भी कई सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी बड़ी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और उन्होंने गाली देने वाले नेताओं को अपने पाले में ले लिया है। वो अखिलेश को सोचने की बात है कि ये जो राजनीतिक दल है, ये छोटी छोटी जो वोट से पार्टियां बनती हैं, ये खेल बिगाड़ने में बहुत माहिर होती हैं। अखिलेश यादव ने जो पीडीए का फार्मूला दिया था कि जिस तरीके पिछड़ा, दलित और अकड़ियत, ये राजनीतिक दल कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, ये अभी कंफ्यूजन की स्थिति में है। ये नहीं सोच पा रहे हैं कि इंडिया जो टीम इन्होंने बनाई है उसमें कांग्रेस और दलित वोटर जो है वो किधर जा रहा है, कांग्रेस के पास जा रहा है या बीजेपी के पास। दलित वोट लगभग 60,000 वोट है वहां पे घोषित, तो बहुत डिसाइडेड फैक्टर है। और मायावती के पत्ते अभी नहीं खुले हैं, ना मायावती अपना प्रत्याशी उतारेगी, कहीं ना कहीं वो स्थिति भारतीय जनता पार्टी को लाभदायक होगी। लेकिन घोसी का चुनाव 2024 के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़े संकेत के लिए ये चुनाव जाना जाएगा, क्योंकि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में एन के कारण जीतना चाहेगी। अगर घोषित सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलती है तो एक बड़ा संदेश 2024 के लिए ये होगा कि राजभर इनके साथ आए थे, इनके साथ छोटे छोटे राजनीतिक दल जुड़े हुए थे, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी सीट नहीं जीत पाई। लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि सुधाकर सिंह वहां एक मजबूत प्रत्याशी है, लेकिन जब वोट जुड़ जाएगा आपस में राजभर का और दलित वोट, क्योंकि मायावती अगर प्रत्याशी नहीं खड़ा करेगी तो वो वोट कहां जाएगा, क्योंकि वो वोट समाजवादी पार्टी को तो नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास 2014 से दलित वोट लगातार मिलता आ रहा है। और योगी जी का जो परफॉर्मेंस, योगी जी की जो 6 साल की सरकार, और हर व्यक्ति, पारुल जी एक बात कहना चाहूंगा, वहां का जो स्थानीय मतदाता है वो हर चीज भूल जाता है बहुत जल्दी कि कब दारा सिंह चौहान सभा में थे और कब भाजपा में आ गए। अब उन्हें यह दिखाई देगा कि 27 तक योगी की सरकार चलनी है, भाजपा की सरकार चलनी है, तो क्षेत्र के विकास के लिए और दारा सिंह को लाने के लिए, और दारा सिंह कल को मंत्रिमंडल में जाएंगे तो क्षेत्र का विकास होगा। तो ये जो सारे प्रोस्पेक्टस हैं कि राजभर का वोट और नौनिया चौहान का वोट, दलित वोट, भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट, अगर ये प्लस होता है तो समाजवादी पार्टी का परिणाम बहुत खराब होगा। अगर समाजवादी पार्टी के वोट अपनी तरफ डलवाने में कामयाब हो गई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए खराब होगा। तो ये एक बड़ा चुनाव है, इसको आप 2024 से पहले इस चुनाव के कई आकलन हैं और इस चुनाव के बाद बहुत सारी चीजें स्पष्ट होंगी। इंडिया स्पष्ट होगा, पीडीए स्पष्ट होगा, भारतीय जनता पार्टी का आने वाला जो समय है वो किस तरह से उत्तर प्रदेश में देखा जाएगा, इन तमाम चीजों पर स्थितियां साफ होगी। बहरहाल मैं लौट रही हूं, बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय अपने दर्शकों से करा दूं। जैनब हैदर जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, प्रवक्ता है आप कांग्रेस की। जैनब जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गौरव मिश्रा जी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए, मिश्रा साहब आपका भी स्वागत। आरिफ हबीब साहब नेता है समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ जुड़े हुए, आरिफ साहब आपका भी स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले आरिफ साहब आपसे ही शुरुआत, एमवाई से पीडीए पर गए और जिस तरह हम घोसी विधानसभा उपचुनाव की बात कर रहे हैं, कई सारे समीकरण हैं जिसमें पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं, नौनिया चौहान भी हैं, और ऐसे में क्योंकि अभी हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए, उनका कहना है कि दलित वोटर्स जो हैं अमूमन भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही हमने पिछले चुनाव में भी देखा गया। अब लेकिन राजभर फैक्टर आपके साथ नहीं है, दारा सिंह जो सीट से जीते, जो खुद नौनिया का से आते हैं, वो आपके साथ नहीं है। तो ऐसे में कितना आप आश्वस्त हैं कि पीडीए आपका जो काम कर जाएगा? देखिए पारुल जी, सभी को मेरा नमस्कार है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिक्चर बहुत क्लियर है जी। अगर आप निष्पक्ष रूप से सारे लोग देखेंगे तो बहुत क्लियर पिक्चर है। 2014 का परिदृश्य भी आपके सामने है, 2017 का परिदृश्य भी आपके सामने है, और 2022 का भी परिदृश्य आपके सामने है। अगर 2022 को 2017 से 2022 को हम कंपेयर करें तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है। और अगर 1.5 साल का जो दूसरे टेन्योर का योगी जी का कार्यकाल है
वो सिर्फ बातों में गुजर गया, काम कुछ भी नहीं हुआ। जनता चाहे केंद्र की सरकार हो और चाहे प्रदेश की सरकार हो, भ्रम जाल में आकर के वोट भले दे दे, लेकिन विकास के नाम पर, वादों के नाम पर और आपसी सौहार्द के नाम पर या किसी भी तरह से अगर देखा जाए तो जनता की अपेक्षाओं पे केंद्र की और प्रदेश की सरकारें खरी नहीं उतरी है। अभी आप देखिए, दारा सिंह चौहान कूद करके उधर चले गए, समाजवादी पार्टी से लड़े थे तो चुनाव जीत गए थे, जनता ने वहां जनादेश किया था समाजवादी पार्टी को, अब वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए। तो घोसी की जनता का तो जनादेश साफ है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ है। अब वो दारा सिंह चौहान हो या सुधाकर सिंह लड़ेंगे, जनता तो वहां समाजवादी पार्टी के साथ है। और वो अभी भी दिख रहा है, जैसा कि अभी प्रभात जी ने कहा कि सुधाकर सिंह मजबूत है। और हमारे जो प्रवक्ता रहे अभी उमर मोदी साहब के जब टिप्पणी आ रही थी, तो जिस तरह से उन्होंने बताया कि नामांकन करने में उनको असुविधाएं दी गई। अगर चुनाव रामपुर की तर्ज पर होगा तो परिणाम क्या आएंगे वो भी आप जानती हैं। और अगर चुनाव जैसे पिछले कार्यकाल में फूलपुर और गोरखपुर के हुए थे, खुद योगी जी और उप मुख्यमंत्री जी अपनी सीटों को ही गवा बैठे थे, अगर निष्पक्ष रूप से होगा तो परिणाम हमारे फेवर में आएगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ। छोटा सा कमेंट, क्योंकि क्लियरेंस बहुत जरूरी है, इसलिए मैं प्रभात जी आपसे समझना चाहूंगी, इंडिया भी इस सीट पर चुनाव लड़ेगा जो विपक्षी गठबंधन है, यानी कोई दूसरा दल जो इंडिया से जुड़ा हुआ है विपक्षी गठबंधन में वो इस चुनाव में नहीं आने वाला है, सिर्फ सपा बनाम बीजेपी चुनाव होने वाला है। इसको लेकर मेरे दर्शकों को जानकारी संक्षेप में सर। नहीं पारू जी, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर मुकाबला तो सपा और भाजपा का ही है और इंडिया बिखरा हुआ है। अभी बागेश्वर से, उत्तराखंड से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस प्रत्याशी के सामने अपना प्रत्याशी उतार दिया है और उधर केजरीवाल भी नाराज है। कांग्रेस 7 लोकसभा सीट पर दिल्ली में लड़ेगी, तो पीडीए और वो इंडिया जो है अभी 26 दल है। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में इंडिया बिखर रहा है और पवार कहाँ जाएंगे, जयंत चौधरी कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये जानकारी बहुत जरूरी थी जनाब जी, इसके बाद मैं आप ही के पास आ रही हूँ कि हम साथ हैं लोकसभा चुनाव के लिए, विधानसभा में साथ हैं, उत्तराखंड में हम साथ नहीं हैं, तो अभी क्या स्ट्रैटेजी आपकी पार्टी की? इंडिया के तहत हम इस उपचुनाव में हैं या फिर हम लोकसभा में ही डायरेक्ट जाएंगे, क्या स्ट्रैटेजी है? जैनब जी नमस्कार, आवाज आ रही है जी, कहिए। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इंडिया जैसा ये कह रहे हैं बिखरा हुआ है, तो इन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए। इंडिया कहीं बिखरा नहीं हुआ, इंडिया एकजुट है, एकजुट था और एकजुट रहेगा। अगर हमने कहा है हम साथ में हैं तो हम साथ में खड़े रहेंगे, हमारा जितना सहयोग, जितना सपोर्ट है वो रहेगा। और भ्रम फैलाकर कि पवार जा रहे हैं और जयंत जा रहे हैं, जिस दिन जाएंगे उस दिन जस्ट सामने बैठ के बात करें। अभी तो कोई नहीं जा रहा है ना, अभी तो हम साथ में हैं, अभी से क्यों अटकलें ये लगा रहे हैं? अभी से अटकलें ना लगाएं और हम साथ थे और साथ में रहेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल मेरा जो है उस पर आ जाइए। क्या सिर्फ लोकसभा के लिए साथ हैं या राज्यों में भी साथ है? क्योंकि उत्तराखंड में आप अगेंस्ट में रहे और अब उपचुनाव है, तो यहाँ पर पहले तो आप उपचुनाव में वैसे भी अपना कैंडिडेट उतारते नहीं है, तो सपोर्ट ही है ना डायरेक्टली? बिल्कुल सपोर्ट है हमारा यहाँ पर। अब तक उपचुनाव में कैंडिडेट उतार नहीं रहे हैं आप? जी, ये शीर्ष नेतृत्व का यही वो किया है उन्होंने, उनका जो आदेश था वो हम पालन कर रहे हैं। उनका है कि अगर साथ में है तो हम सब साथ में हैं। वेरी नाइस। हमारा एक पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और हमने कार्यकारिणी भी देखी जिसमें काफी अच्छी तादाद में मुस्लिमों को भी जगह दी गई। आप उत्तर प्रदेश में अलग तरह की रणनीति के साथ आप सपा के साथ हैं, लेकिन दूसरे स्टेट में हिंदू राष्ट्र, हम हिंदू हैं, हिंदुत्व, इन सब को लेकर लड़ाई चल रही है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की चुनावी राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। जैसे भाजपा हर जगह तो गौरक्षक पे पूरे नारे लगाती है, नॉर्थ ईस्ट में जाती है तो वहां पे उनका चीफ मिनिस्टर कहता है कि यहाँ पे गौरक्षक बैन नहीं होगा। तो जहां जैसी सुविधा रहती है वहां पे उस तरीके का ही वो किया जाता है। ये तो आप भी जानते हैं कि जनता को जहां जो चाहिए होता है। इस पर मैं आऊंगी आपके पास। मैं भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी जिस स्टेट में होती है उसे उसी रंग में ढलना पड़ता है। मैं आऊंगी, इस पर जवाब लूंगी आपसे। पहले मैं बीजेपी को इन कर लेती हूँ। गौरव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव जी, पीडीए एक तो आपके सामने आ गया है, इंडिया के साथ पीडीए, यानी जो स्ट्रैटेजी है समाजवादी पार्टी की उनको लेकर आपके सामने। उसके देन ये भी कि कांग्रेस कह रही है कि आप जिस स्टेट में जाते हैं उस रंग में रंग जाते हैं, वैसे ही अब कांग्रेस भी कर रही है। जवाब आपके पास इसका क्या है? चुनाव है और खुशी का उपचुनाव है,
इसमें बहुत बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के कार्य किए हैं और जो हमारे कैंडिडेट हैं वहां पर, वो अपने आप में विकास के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़ा भूभाग जो है वो उपेक्षित रहा। पिछले कई दशकों से लाखों लोग वहां के प्रभावित रहे और दुवारी से लेकर के भागलपुर तक की जो रोड का निर्माण उन्होंने कराया और मऊ से आनंद विहार टर्मिनल तक जो ट्रेन चलवाने का काम किया, ये अपने आप में कल्पनाथ राय जी के बाद यदि विकास, हम पार्टी से अलग हट करके बात कर रहे हैं, यद्यपि कल्पनाथ राय जी वहां कांग्रेस की राजनीति करते थे, लेकिन उन्होंने काम किया था। लेकिन उसके बाद अगर कोई इतने बड़े पैमाने पर काम किया एक व्यक्तिगत आधार पर एक विधायक की हैसियत से, तो वो निश्चित रूप से दारा सिंह चौहान रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर जी का आना अपने आप में मजबूती का प्रमाण देता है और इस बात का सर्टिफिकेट देता है कि हम वहां पर जीत के लिए चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से 100% जीत हमारी सुनिश्चित है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस तो न इसमें है न उसमें है। 0.67% का वोट शेयर लेकर के कांग्रेस कौन सी निर्णायक भूमिका में है वहां पर। और रही आज तथाकथित INDIA ... की बात जहां तक है, ये तो पहले ही बिखरा हुआ था, बिखरना शुरू हो गया है और आगे भी सिर फटोल आपस में होगी। आप देखिए, जब ये अपनी यात्रा शुरू किए थे, शरद पवार जी की स्थिति आप देख लीजिए, शिवसेना उद्धव जी की स्थिति देख लीजिए, ममता जी ने कल अपने ही पार्टी में कलकत्ते में ये नारा लगवा दिया कि अगली प्रधानमंत्री की कैंडिडेट वही है। इसके अलावा आप दिल्ली में देखिए, अलका लांबा जी ने घोषित कर दिया कि वही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब जो विकास है उसको भी हम साथ में लेकर चल रहे हैं। कुल मिलाकर यही है ना आपकी स्ट्रैटेजी कि जातिगत समीकरण तो अब आपके साथ सेट हो चुके हैं। राजभर साहब है, दारा सिंह खुद हैं, लेकिन अभी भी जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो किस तरफ जाएंगे, दलित वोटर्स हैं वो किस तरफ जाएंगे। विकास के साथ है और विकास जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये लोग जातिगत फूट डालने का प्रयास जरूर करते हैं, जातियों के आधार पर बांटने का प्रयास जरूर करते हैं और ये तमाम तरह के जो अलायंस बनाते हैं, पहले भी प्रयोग करके देख चुका है, कभी हाथ, कभी अभी अलायंस नहीं बना रहे हैं, अभी पीडीए बनाया उन्होंने और पीडीए के तहत वो तमाम देख चुके हैं। तो इसमें भी ये प्रयोग करेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन परिणाम हमें पता है, क्योंकि हमने विकास किया है, काम किया है, उसके आधार पर जनता के बीच में जाएंगे। और चौहान जी ने वहां पर पहले सिर्फ यादव और मुस्लिम, पहले MY के तहत आपकी पॉलिटिक्स थी आरिफ साहब, और अब PDA जरूरत के हिसाब से स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं आप लोग, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। और अब जातियों को साधने के लिए आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं, बताइए। जातियों को तक ध्रुवीकरण नहीं है। समाजवादी पार्टी का जो मूल उद्देश्य है वो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलना, सबके उत्थान के लिए काम करना। और समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, तो उनकी जितनी भी योजनाएं थी, ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें किसी समाज की उपेक्षा की गई। यहाँ बात ये नहीं है, बात यहाँ ये है कि जो शख्स अभी विधानसभा के आम चुनाव में ये कह रहा था कि मठ तक हम भेज करके वापस लौटेंगे, उस व्यक्ति को कड़वे कथैले पार्टी में ले लिया। और उसके बाद भी जब वो देश के प्रधानमंत्री जी जब इंडिया के गठबंधन के सापेक्ष अपनी बैठक बुलाते हैं, उसमें भी उनको बहुत पीछे नजर आते दिखाई देते हैं। इंडिया बनाम बीजेपी ही लेकर चल रहे हैं। मैं क्लियर कर रहा हूँ, पारुल जी कहने दीजिए। अभी जब उनका पूरी पार्टी में और एक बैठक हुई तो योगी जी के यहाँ उनके कुर्सी भी नहीं हुई। तो राजभर समाज जानता है कि हमारा समाज कहाँ है और कहाँ नहीं है। अब जातियां भी जागरूक हो गई हैं कि उनको कहाँ सम्मान मिल रहा है, कहाँ नहीं। राजभर समाज ही तो जानता है सर, इसलिए तो आप 47 से 125 पर चले गए थे राजभर की वजह से। तो अब मुझे ये बताइए, सुधाकर सिंह साहब के बारे में जो बात कर रहे हैं आप और PDA जिसको लेकर चल रहे हैं, आपको पहले तो आपने स्ट्रैटेजी चेंज की, उसके बाद आप MY यानी मुस्लिम और यादवों को क्या कहेंगे ये समझ से परे हैं। सुधाकर साहब की आप बात कर रहे हैं, पहले 2012 में हारे, फिर उसके बाद उपचुनाव में हारे, अब क्या गारंटी के PDA लग गया पीछे तो जीत जाएंगे? नेताजी ने जब पार्टी बनाई थी तो जनेश्वर मिश्रा जी, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी भी हमारे साथ थे, स्वर्गीय मोहन सिंह जी भी हमारे साथ थे और आशीर्वाद प्राप्त था चंद्रशेखर जी का जो प्रधानमंत्री रहे। ऐसा हमको ये कहा जाता है कि हम MY का समीकरण सिर्फ है। हमने सभी जातियों को लेकर पार्टी बनाई और सभी जातियों के सहयोग से सरकारें चलाई। हमारा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं कि हम जातियों में लोगों को बांटे। भारत का जो संविधान है उस संविधान के अनुसार हम पार्टी को, और 2012 हारे सुधाकर सिंह साहब, 2017 हारे,
उपचुनाव भी हारे, तो अब क्या गारंटी है पीडीए लग गया तो जीत जाएंगे? सरकार में जब से 14 से नहीं, मेरा सवाल ही नहीं लेना चाह रहे हैं आप सवाल ही नहीं लेना चाह रहे। 2012 हारे, 2017 हारे, 2020 में भी पराजय मिली, अब गारंटी पीडीए के साथ लग गई कि जीत जाएंगे, और फिर एमवाई को क्या जवाब देंगे? पारुल जी अगर आप यही कहेंगी तो 2018 में 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आज 10 राज्यों में बची हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत कहां? ठीक है, मैं कैंडिडेट की बात कर रही थी सर, दल की बात ही नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ कैंडिडेट की बात कर रही हूँ। कैंडिडेट वाया कैंडिडेट अगर बात करेंगे तो समझ आएगा, क्योंकि उपचुनाव की बात हो रही है ना। ठीक है, लॉटरी, ठीक है। प्रभात सर, दलों की रणनीति राज्यों के हिसाब से बदलना, और ये भी कह सकते हैं कि सीटों के हिसाब से भी बदलना, गलत है क्या त्रिपाठी जी? पारुल जी देखिए, ये घोसी उपचुनाव का परिणाम आने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उसके बाद लोग देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2022 के बाद से ही लग गई थी कील कांटे दुरुस्त करने में। जो सीटें उन्होंने की थी, उन सीटों पे बहुत तेजी से काम हो रहा था। बाकी पूर्वांचल में एक बड़ा फैक्टर है, देखिए पूर्वांचल में जिस तरीके से यादव और 2019 के लोकसभा चुनाव में और दलित कॉम्बिनेशन के साथ गठबंधन हुआ था, और उसमें 10 सीटें मायावती को प्राप्त हो गई थी। मायावती अब साइलेंट मोड में है, उपचुनाव में उतारेगी नहीं, तो 60,000 जो दलित वोटर है वो बहुत बड़ा निर्णायक वोटर है। बिल्कुल, और बिल्कुल। इस तरीके से कांग्रेस दुविधा में है, अखिलेश दुविधा में है, कंफ्यूजन में है कि हम सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करें या हार्ड हिंदुत्व की राजनीति करें। और भारतीय जनता पार्टी को ये बताना नहीं है कि उनका तो फार्मूला चल ही रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ये जो लोग हैं, ये कभी मंदिर जाते हैं, जनेऊ पहन लेते हैं, कभी हिंदुत्व की बात करते हैं। दिग्विजय सिंह ने विकास हरियाणा में भी दिख रहा है और मणिपुर में भी दिख रहा है। ठीक है, अब समय कम है, मैं 30 सेकंड जैनब मैडम आपके पास और गौरव साहब आपके पास आऊंगी। पहले जैनब मैडम 30 सेकंड, नहीं समय मेरे पास कम है सर, प्लीज बाकी मेहमान मेरे वेट कर रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। जैनब जी बोलना शुरू कीजिए। जैनब जी बोलना शुरू कीजिए मैडम। इस बार वोट कितने पड़ेंगे इस पर भी डिपेंड करता है कि कांग्रेस कितनी दुरुस्त हुई उत्तर प्रदेश में। जवाब दीजिए। मैं बस पहले तो ये जरा भाजपा प्रवक्ता को जवाब देना चाहूंगी, जो ये कह रहे हैं कि घोसी में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 0 कुछ है। तो मैं उनको बस इतना कहूंगी कि तिनका कबहू न निंदिए जो पायंतर होए, कबहू उड़े ताकिन पड़े पीर घनेरी होए। तो हमें कम आंकिएगा। अरे मैडम, प्रियंका गांधी जी लड़कियों लड़ सकती हूँ के समय आपकी बात को समझ जाती ना, तो ये बात ही नहीं हो रही होती। एनीवेज, गौरव मिश्रा जी, समय मेरे पास लिमिटेड है। गौरव मिश्रा जी, मुझे ये समझाइए कि बहुत सधी हुई रणनीति के साथ चल रहे हैं आप, समझ रहे हैं कहाँ कौन सा गोल, कौन सा बॉल डालनी है, ये तमाम चीजें समझते हुए आप चल रहे हैं। आपको पता है कि घोसी में क्या करना है। राजभर भी आ गए, दारा सिंह भी आ गए, बल्ले बल्ले हो गई। नहीं, देखिए, रणनीति सभी दल बनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी बनाती है। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक अलायंस है। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार में आती है, जनता आशीर्वाद देती है, बावजूद उसके जो हमारे साथी हैं उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करती है। वहीं विपक्ष में जो अलायंस बनता है वो स्वार्थ के आधार पर बनता है, अपनी संपत्तियों को बचाने के लिए बनता है, सीटों को जीत करके सत्ता में लूट करने के लिए बनता है। और भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए समर्पित रहती है, इसलिए विकास करती है। भारतीय जनता पार्टी समय मेरे पास कम है। सबसे बड़ा कारण होता है विकास की संभावनाएं अगर कहीं दिखती है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिखती है। और डबल इंजन जब सपा में थे वो मणिपुर की बात मत करिए, मणिपुर में खुला चिट्ठा खोल देंगे आप। मणिपुर ये अब तो मैं वाली बहस शुरू हो गई आप लोगों की। एनीवेज, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। मुझे आपसे इजाजत देनी होगी, माफी के साथ मैं छोटा सा कमेंट त्रिपाठी जी से भी लेना चाह रही थी, लेकिन समय अब इजाजत नहीं दे रहा। घोसी की अग्नि परीक्षा इसलिए क्योंकि पीडीए की तरफ शिफ्ट हुई है, अपने जो स्ट्रैटेजी है, पॉलिटिक्स है, एमवाई के साथ साथ शिफ्ट किया है समाजवादी पार्टी ने पीडीए में, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अब इसके बाद आने वाली रणनीति के तहत, आने वाले समय में इस रणनीति के तहत अगर सपा जा रही है तो ये फॉर्मूला कितना कारगर है, ये फिलॉसफी कितनी सूट कर रही है सपा को, ये इस घोसी विधानसभा उपचुनाव में पता चल जाएगा। साथ ही इंडिया भी, क्योंकि दूसरे दल जो हैं वो उस सीट से अपना प्रत्याशी नहीं उतार रहे हैं। इतना ही नहीं, बीएसपी भी एक संदेश देने की कोशिश कर रही है, वो भी अपना कैंडिडेट नहीं उतार रही है। तो कुल मिलाकर जो 60,000 दलित वोटर्स हैं वो किस तरफ शिफ्ट होंगे, ये निर्णायक भूमिका में होंगे। और निर्णायक भूमिका में कई और जातियां भी हैं जो इस वक्त बीजेपी की तरफ इशारा
कर रही हैं। तो ऐसे में किस तरह से इस घोसी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आएंगे, इससे बहुत कुछ आकलन लगाया जाएगा और बहुत कुछ तस्वीर भी साफ होगी 2024 की। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।